Class 8. This is the history. Second chapter, European powers in India, and it's a revision class. In this chapter, you have to read these points. The first point of this chapter is mercantilism. Mercantilism क्या है? Mercantilism means होता है कॉमर्शियलिज्म, यानी कॉमर्शियल को सपोर्ट करना। मतलब एक कोई कंट्री अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को कैसे देखता है, वहाँ के ट्रेड का पॉजिटिव बैलेंस के अनुसार, यानी ट्रेड जितना फायदेमंद होगा कंट्री उतना ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगा। जबकि जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ था, उन्होंने क्या कहा मर्केंटलिज्म को लेकर के कि मर्केंटलिज्म मतलब होता है फ्री ट्रेड, फ्री इंटरप्राइज एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड्स। फिर उसके बाद हमने देखा मेजर ग्लोबल ट्रेड। इस चैप्टर में मेजर ग्लोबल ट्रेड में हमने क्या देखा कि इंडिया का व्यापार अब यूरोप के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, मिडल ईस्ट के एशिया के साथ और अफ्रीका के साथ अर्ली टाइम से ही चलता आ रहा था, लैंड रूट के माध्यम से और कुछ सी रूट के माध्यम से। बट यूरोप जो था वो लैंड रूट के माध्यम से जुड़ा हुआ था और वो एशिया से होते हुए वहाँ पे सामान पहुँचती थी। तो यूरोप वालों ने क्या किया, शॉर्ट रास्ता ढूंढने के लिए सी रूट का सहारा लिया। और जब वो सी रूट के माध्यम से इंडिया आना शुरू किए तो उन्होंने अफ्रीका से होते हुए इंडिया में प्रवेश किया। और यह ऐसा इसलिए क्योंकि इनको जो इंडिया से सामान चाहिए होती थी वो सामान इनको लैंड रूट से जाने के बाद बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। जैसे इनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान इनको चाहिए था स्पाइसेस के साथ इंडिगो, क्लॉथ, साल्ट पीटर, ये सब प्रोडक्ट का डिमांड उनके देशों में ज़्यादा था। इसीलिए ग्लोबल ट्रेड का शुरुआत हुआ और इसी ग्लोबल ट्रेड रूट के वजह से कुछ कंपनी इंडिया आए। तो वो कंपनी ये थी पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश। सबसे पहले इंडिया में इस ग्लोबल ट्रेड का पोर्टुगीज़ ही आया। 1498 में वास्को डी गामा ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया में कालीकट में प्रवेश किया और यहाँ पे अपना बिजनेस स्थापित किया, जिसकी वजह से पोर्टुगीज ने कैलिकट, कोचीन और कन्नानूर में अपना बिजनेस स्थापित किया। दूसरा कंपनी जो डच था, इनकी कंपनी की स्थापना हुई 1592 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और 1595 में और 1602 के लगभग में इन्होंने इंडिया के अंदर अपना कंपनी स्थापित करना शुरू किया। तो इनका क्षेत्र था कोचीन, नागापट्टनम मद्रास में और चिनसुरा बंगाल में। फिर फ्रेंच में आते हैं तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। और फ्रेंच क्या किया, पहला कंपनी इन्होंने दिसंबर 67 में सूरत में स्थापित किया। फिर मसौलीपट्टनम में भी स्थापित किया अपना फैक्ट्री। उसके बाद 1672 आते आते ये लोग चंद्रनगर, बालासोर और कासिम बाजार, माहे वाले क्षेत्रों में अपना बिजनेस स्थापित किए। फिर जब हम ब्रिटिश में आते हैं तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में और इन लोगों ने इंडिया के अंदर मद्रास के साथ साथ अहमदाबाद, बरौच, आगरा, इन क्षेत्रों में अपना बिजनेस स्थापित किया। साथ ही साथ बॉम्बे को भी अपना क्षेत्र बनाया। तो इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट ये ब्रिटिश ही था, इसलिए ब्रिटिश के बारे में एक टॉपिक यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने इनको चार्टर दिया कि आप ईस्ट इंडीज़ यानी इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, सूरत के अंदर अपना बिजनेस स्थापित किया। 1612 में हॉकिंस आया यहाँ पे, उसके बाद और भी एक व्यक्ति आया, थॉमस रो आया, और इन लोगों ने यहाँ पे अपना मुगल एम्पायर जो था उस समय जहांगीर था, उन्होंने इनको ग्रांट किया बिजनेस करने के लिए। और धीरे धीरे इन लोगों ने 1668 आते आते बॉम्बे, बंगाल, मद्रास वाले क्षेत्रों में अपना व्यापार स्थापित कर लिया। तो इन चारों कंपनी में ये पोर्टुगीज समाप्त हो गया, डच साउथ ईस्ट एशिया चले गए क्योंकि उनको स्पाइसेस में इंटरेस्ट था, इंडिया फ्रेंच आया पॉलिटिकल एक्वायरमेंट के लिए, यानी यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए आया, ब्रिटिश आए थे ट्रेड के लिए। लेकिन लास्ट में जब ये दोनों बचे तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, मतभेद होना शुरू हुआ, जो कि एक टॉपिक बना इसके वजह से एंग्लो फ्रेंच रिवलरी।
अब इंडिया के अंदर ये दो कंपनी यानी ब्रिटिश और फ्रांस बच गया, तो इन दोनों ने अपने अपने सुप्रीमेसी के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक दूसरे से उलझ गए। और उलझने का सबसे पहला कारण क्या क्रिएट हुआ, कर्नाटक के अंदर जब नवाब मरा तो कर्नाटक के अंदर अपने नवाब को सेट करने के लिए इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ, और इसी युद्ध को कर्नाटक बाहर कहा गया क्योंकि ये फाइट कर्नाटक में हुई थी। और इस तरह से इन दोनों के बीच में 3 कर्नाटक वार हुआ, स्टार्ट हुआ 1744 से फर्स्ट कर्नाटक वार 48 तक चला, दूसरा सेकंड कर्नाटक वार 1748 से 54 तक चला, थर्ड कर्नाटक वार 1756 से 1763 में चला, जिसमें 1763 में बैटल ऑफ बांडीवास से फ्रांस की हार हुई और फ्रांस यहाँ से जाने पे मजबूर हो गया। यानी एक तरह से कह सकते हो कि फ्रांस यहाँ व्यापार कर सकता था बट आर्मी नहीं रख सकता था और कुछ सीमित क्षेत्रों में ही अपना व्यापार कर सकता था। तो फ्रेंच भी यहाँ से गया, बच गया इकलौता सिर्फ कौन, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश साउथ इंडिया में तो अपना पोजीशन बना लिया फ्रेंच को हरा के, अब उसको नॉर्थ इंडिया में आना था। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे प्रोस्पेरस स्टेट था उस समय बंगाल, तो उसने बंगाल को टारगेट किया। बंगाल के बारे में हमने बताया था पीछे कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाले क्षेत्रों में एक मुगल एम्पायर था फारूक सियार, उसने ब्रिटिश को टैक्स फ्री व्यापार करने की आज़ादी दे रखी थी। तो बंगाल के अंदर जब सिराज उद दौला नवाब बना तो उसने क्या किया कि ब्रिटिश को इस चीज़ से मना किया कि आप टैक्स फ्री व्यापार नहीं करें। जब वो नहीं माने तो सिराज उद दौला ने क्या किया, ब्रिटिश का एक क्षेत्र था कासिम बाजार में, उसके ऊपर हमला करके उसके फोर्ट पे एक तरह से उसके फोर्ट को लूट लिया या उसके बिजनेस को बंद करवा दिया, जिसके वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी 1756 में 7 में हुई, सिराज उद दौला और ब्रिटिश के बीच में। इसमें सिराज उद दौला की हार होती है। हार होने का कारण क्या था कि सिराज उद दौला के जो मेन लोग थे, जैसे जगत सेठ था एक, उसके बाद मीर जाफ़र था कमांडर, जगत सेठ बैंकर था, उसी तरह से अमीर चंद था। ये लोग क्या हो गए कि जाके ब्रिटिश से मिल गए, जिसके वजह से सिराज उद दौला हारता है और वो मारा जाता है। उसके बाद उसी का कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र क्या होता है, अगला नवाब बंगाल का बनता है। और ये सब नवाब बनता है तो कुछ दिन तक ब्रिटिश की ज़रूरतों को पूरा करता है, बट ये जब सक्सेसफुल नहीं होता है ज़रूरत को पूरा करने में, तो इसके जगह पे रिप्लेस करके मीर कासिम को बनाया जाता, जो इसी का शायद सन इन लॉ था। जब ये मीर कासिम बनता है तो ये ब्रिटिश की सारे डिमांड को भी पूरा कर रहा होता है और साथ ही साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट फोर्टिफाइंग भी करना शुरू करता है, मतलब षड्यंत्र कि ब्रिटिश को बंगाल से निकालेंगे। जब ब्रिटिश को इस बात की भनक लगती है तो ब्रिटिश क्या करता है कि फिर से इसे हटा के, कासिम को हटा के मीर जाफ़र को फिर से रूलर बनाता है। तो मीर कासिम क्या करता है कि इस चीज़ से वो जाकर के बक्सर के नवाब से, जिसका नाम था शुजा उद दौला, अलायंस कर लेता है। और शुजा उद दौला, मीर कासिम और इसके साथ साथ मुगल एम्पायर उस समय था शाह आलम II, इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश को बंगाल वाले क्षेत्र से हटाएंगे और इंडिया से भागाएंगे। तो एक ग्रुप बना ब्रिटिश का, दूसरा ग्रुप बना मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम II का, और उन दोनों ग्रुप के बीच में जो युद्ध हुआ उसे बैटल ऑफ बक्सर नाम दिया गया 1774 में। इस युद्ध में भी इस ग्रुप की हार होती है और ब्रिटिश जीत जाता है। ब्रिटिश जीतने के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश का अधिकार बंगाल के साथ साथ अवध वाला जो क्षेत्र रहता है वो भी उनके कब्जे में आ जाता है, साथ ही साथ उड़ीसा भी आता है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये लोग शासन करना स्टार्ट करता है। शाह आलम II को बस पुतला बना के छोड़ देता है, एम्परर बना के नॉर्थ इंडिया का छोड़ता है, लेकिन पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ये ब्रिटिश लोग ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सही वे में इनकम कमाने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, ड्यूअल सिस्टम। इस सिस्टम के तहत इन लोगों ने क्या किया कि जो लोगों पे शासन करने का काम था उन्होंने नवाब को ही दे रखा था, बट जो टैक्स वसूल करने का काम था वो ब्रिटिश अपने हाथों में ले लिया। तो इस तरह से दो लोग मिल के शासन करने का काम नवाब और टैक्स वसूलने का काम करने का ब्रिटिश। तो इस तरह के सिस्टम को कहा गया ड्यूअल सिस्टम, जो 1772 तक चला। और इस बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के ड्यूअल सिस्टम तक के लिए बहुत ही फेमस एक कैरेक्टर हुआ जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यह रॉबर्ट क्लाइव सेकेंड कर्नाटिक वार से आया था चूँकि क्लर्क के रूप में, लेकिन सेकेंड कर्नाटिक वार से ये अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट किया और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये बंगाल का गवर्नर भी बना। तो ये कहानी था
सेकेंड चैप्टर का आपका हिस्ट्री का, जिसमें आपने ये देखा कि किस तरह से ब्रिटिश व्यापार करने के लिए आता है और वो बंगाल पे अपना कब्जा करके बैठ जाता है। आगे अगले क्लिप में मैं आपके लिए और ने अगला चैप्टर रिवाइज लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।